हर बार स्वागत करता हूं दिनकर की भूमि से, श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि से। लेकिन इस बार स्वागत मैं माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का कर रहा हूं कि दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर में आपका स्वागत है। 44 वर्षों से एक भी प्राथमिक विद्यालय इस जिले को नहीं मिला, एक मिडिल स्कूल नहीं मिला। उस भूमि पर हम आपका स्वागत करते हैं। जयमंगला गढ़ जो रामसर साइट पर जाने के बावजूद भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सका, हम उसके लिए भी स्वागत करते हैं और इसके लिए भी स्वागत करते हैं श्रीमान कि आपने यहाँ के माननीय सांसद को काला झंडा भी दिखवाने का काम किया। इसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं ये अपेक्षा नहीं करता था कि इस आरोप पर कोई विश्वास करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि हम अपने किसी भी नेता का विरोध इस रूप में करें। लेकिन विरोध करने वाले कौन थे, क्यों किए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं रचनात्मक कार्यों में अपना समय बिताता रहा। जब आपने यह आरोप मुझ पर लगाया या आपने आरोप कहीं से उधार लिया तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। ये सच में एक मेरे बारे में धारणा बनाने की कोशिश की गई और जब से मैं बेगूसराय यहाँ आया हूँ मैं परेशान हूँ इस सवाल को सुनकर। जब मुझे कहा गया कि ये आपके द्वारा प्रायोजित था तो मैंने कारण जानना चाहा। तो एक अमर उजाला अखबार में समाचार छपवाया गया कि जो उस प्रदर्शन का नेतृत्व विनोद राय जी कर रहे थे वो मेरे घर पर आए थे। जब मैंने सीसीटीवी कैमरा और मेरे साथ में जो चिकित्सक लोग उनके सीसीटीवी कैमरा का हवाला दिया तो अखबार के मालिक श्री महेश्वरी जी संपादकों ने अपने रिपोर्टर से पूछताछ की, गलत पाया, न्यूज़ हटाया, माफ़ी मांगी और शायद रिपोर्टर पर भी कार्रवाई की। जब यह बात गलत साबित हुआ तब एक फ़ोटो भेजा गया। सबसे दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि राजनीति प्रतिद्वंद्विता की होती है, विकास की होती है। राजनीति में माँ और बहन को घसीटा नहीं जाता है। और पंकज जी, मैं बता दूं कि गाली सुनने के बाद भी, सार्वजनिक स्थान पर अपनी माँ और बहन की सैकड़ों गाली सुनने के बाद भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की और उस गाली का जवाब मैं नहीं दे पाया। मैं अपने आप को अक्षम व्यक्ति मानता हूं कि मैं किसी को गाली दे सकूं, किसी पर हाथ उठा सकूं, कभी मैं कमीशन खा लूं। एयरपोर्ट पर मुझे गाली दी गई और मैंने उसका जवाब नहीं दिया। हवाई जहाज़ पर बैठने के बाद मुझे गाली दी गई, 1 घंटे तक गाली दी गई, मैं उसका जवाब नहीं दिया। वह व्यक्ति किसी को काला झंडा कैसे दिखा सकता है? और एक फ़ोटो दिखाए जब मैं गणेश जी की मूर्ति पर हाथ रखकर, जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया कि मैं अपने 2 जवान बच्चों की कसम खाया। मैंने कहा यदि मैं उस प्रायोजित होने की बात तो दूर, यदि उन 600, 500, 300 जो भी लोग थे उनमें किसी एक भी व्यक्ति को मैं जानता होऊंगा तो मेरे दोनों बच्चे सड़क दुर्घटना में मर जाएं। इसको मैं जब 3 बार कहा और मेरी आंखों से आंसू आया, शायद प्रकृति मुझे उस दलदल से निकालना चाहती। तब मुझे फ़ोटो दिखाया गया कि आपकी माँ के साथ विनोद राय जी का फ़ोटो है जो आपके घर गए थे इस प्रदर्शन के बाद। मैंने कहा मेरी माँ की मृत्यु 2018 में उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुझे राज्यसभा मिला था। मेरी माँ कहाँ से आई? कन्हैया जी जो सायोनारा होटल के मालिकों में से एक हैं, रामदेरी में जहाँ मेरी मौसी का घर है वहाँ रहते हैं। मैं एक कार्यक्रम में गया तो उनके घर गया छठ के बाद, उनकी माँ के साथ, कन्हैया जी के साथ मेरा फ़ोटो है, दर्जनों फ़ोटो है। उसी फ़ोटो को भेजकर कन्हैया जी को विनोद राय, उनकी माँ को मेरी माँ और मेरी तस्वीर के साथ मुझे पर इल्ज़ाम लगाया गया। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मरी हुई माँ को, स्वर्गवास हुई माँ को इस प्रकार के राजनीतिक श्रद्धांजलि दूंगा। और मैं उस दिन से अपने आप को उबार नहीं पा रहा हूँ। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। एक बेटा अपनी माँ को अच्छा नाम देता है, मैं अपनी माँ को बुरा नाम दे रहा हूँ। इसलिए अब मेरे पास तो इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। कोई नार्को टेस्ट कर सकता है, लाई डिटेक्टर कर सकता है। उस दिन मैंने निर्णय मेरे मन में बार बार रहा कि क्या ये राजनीति मेरे लिए उपयुक्त है। क्योंकि जब मैं बेगूसराय आया
2018 में राज्यसभा मिला तो मैं अपने गृह जिले को नोडल डिस्ट्रिक्ट चुना। लोकसभा का चुनाव तो 2019 के मई जून में हुआ। मैं आते ही अगस्त के महीने में मैं दियारा चला गया और भगवती के मंदिर में मैंने भवानंदपुर में कसम खाया था कि मैं दियारा चौर को मुक्त करूंगा, क्योंकि मेरी माँ बार बार अपने जीवन में कहती थी कि दियारा के लोग बहुत कष्ट में जीते हैं। मैं उन्हीं की बातों को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ गया था। उसके बाद मैं लगातार काम किया। मैं तो मेघालय में भी गांव गोद लिया। मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन मेघालय के गांव कोंगथोंग को मैंने शिखर पर पहुंचाने का काम किया वहाँ के लोगों के सहयोग से। यहाँ सूजा में काम किया। मेरे पास तो वक्त नहीं है। मैं तो चाहता था 6 वर्ष का एक एक दिन उपयोग अपनी मातृभूमि के लिए, हाशिए के लोगों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय में ना किसी ने मेरी जाति पूछी, ना मैंने किसी की जाति पूछी। बेगूसराय में एक एक कार्यकर्ता ने मुझ पर 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च किए, चूँकि मेरे पास उनको भोजन कराने का भी सामर्थ्य नहीं था। तो अब उस आरोप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान राम ने कहा था लोकोपवास से बचना चाहिए। उसी लोकोपवास से बचने के लिए मैंने अपने बच्चों की कसम खाई, जो इस अवस्था में आज 58 साल की 59 साल की अवस्था में मुझे अगर कसम खाना पड़े, मुझे कटघरे में खड़ा होना पड़े, तो मुझे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि राजनीति में आना शायद गलत तो नहीं सिद्ध हो रहा है। बड़े भावुक माहौल हो गया आपके इन तमाम शब्दों से। सच को जनता स्वीकार करती है और जो जनता करती है वही सब कुछ होता है लोकतंत्र में। सच्चाई ये है कि जन जन की आवाज़ के रूप में लोग राकेश सिन्हा को देखना चाहते हैं। पाश्चाताप के आंसुओं के सहारे वोटिंग करना कब तक और क्यों? मैं इस सवाल को आपको देना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देना भी नहीं चाहिए ये सवाल। लेकिन करूं क्या? बेगूसराय की मिट्टी की बात है। बेगूसराय की मिट्टी, जब हम कहते हैं संसाधन हमारा, वोट हमारा, पैसे हमारे, क्षेत्र हमारे, लोग हमारे, सब कुछ हमारे, तो हुकूमत हमारी ही क्यों ना रहे? चर्चाएं तो इस पर होंगी। आखिर बेगूसराय के प्रति वफादार कौन लोग हैं? लोग पार्टी के तरफ चले जाते हैं। स्वयं आप भी पार्टी और संघ से बंधे हुए हैं। आप भी कहेंगे कि पार्टी और संघ के अलावे हमें कुछ सूझता नहीं है, लेकिन फिर वो नवनीत राणा की क्या बात है? ये सारे सवाल हैं श्रीमान। आज अजय निषाद आ गए मुजफ्फरपुर में, बक्सर में अश्विनी चौबे जी का कहानी हो गया। बेगूसराय की बात, आखिर कौन ऐसा होता है? ये टिकट कौन लोग देते हैं और किस आधार पर देते हैं? कम से कम इसे तो कह सकते हैं। देखिए, मेरी पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व बहुत सोच समझकर फैसला लेती है। फैसले लेने में उनकी नीयत सिर्फ देश को समृद्ध करना होता है, लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात 24 घंटे 365 दिन समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनसे हमें सिर्फ प्रेरणा ही मिलती है। आज दुनिया में उनका नाम इसलिए है कि वो एक देश को समृद्ध करके आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया है। इसलिए पार्टी जो भी फैसला करती है, उनके अपने मानक होते हैं। मुझे मालूम नहीं कि मैंने तो टिकट के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया। टिकट के लिए मैंने किसी नेता से जाकर कहा भी नहीं कि मुझे टिकट चाहिए। मुझे तो राज्यसभा का 6 वर्ष मिला। मैं मनोनीत सदस्य था। मुझसे अपेक्षा थी कि मैं दिल्ली में रहूं। मैंने 34 टिकट जो मिलते थे, उसमें से एक भी टिकट व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग नहीं किया और अपने सैलरी के पैसे से टिकट कटाकर मैं बेगूसराय आता था और मैं अपने वेतन से राजनीति किया। और मैं एक दिन भी ठीक से नहीं सोया, क्योंकि जब मैं गांव गोद लिया कोंगथोंग, तो मुझे वो ट्राइबल, इसलिए वहाँ 97 साल की जब महिला मृत्यु के जा रही थी, तो खाना पीना छोड़ने से पहले उसने मुझे याद किया। गांव के लोगों ने फ़ोन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, मुझे याद की कि मेरा बेटा कहाँ है। और जब मैं सूजा गांव गया तो मुझे लगा कि महादलित 52 से देश आज़ाद हुआ, वो 47 में देश आज़ाद हुआ, 52 से यहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं विधानसभा लोकसभा में। किसी को सूझा नहीं, वो तो वोट देते ही रहे, अभी भी देंगे। उसमें से अधिकांश लोग मेरा नाम भी शायद नहीं जानते होंगे। मैं 6 महीने से सिर्फ सूजा का लिए ही भीख मांगता रहा। ये देश मालवीय जी का है। मालवीय जी ने भीख मांगकर BHU बनाया, तो मैं भीख मांगकर एक गांव का उद्धार नहीं कर सकता। आज वहाँ 20 शौचालय बना, 5 स्नानागार बना, 200 लोगों का कम्युनिटी हॉल बना, एक मंदिर बना और 300 लाइट लगे, और सब बेगूसराय के लोगों के पैसे से। मेरा एक भी पैसा नहीं लगा। मैं सिर्फ भिखारी बन के काम किया। तो
राजनीति में मानक कुछ और होते हैं। मैं सत्ता की महत्वाकांक्षा से यदि काम करता तो मुझे बेगूसराय आने की ज़रूरत नहीं थी। रामजीवन बाबू ने एक बार कहा था कि अच्छे कामों के आधार पर जनता न चुनती है न टिकट मिलता है। ये रामजीवन बाबू ने मुझे कहा था, और कहा था कि अंत में राजनीति में संसाधन और समीकरण काम आते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हम वहीं चले जाएं। किसी न किसी को इसका प्रतिकार तो करना ही है। प्रतिकार व्यक्ति का नहीं, प्रतिकार प्रवृत्ति का होना चाहिए कि साधन और समीकरण के बगैर हम रहेंगे। जानते हैं उसके कारण हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन किसी न किसी को बलिदान तो देना पड़ेगा। जैसे सरहद की रक्षा के लिए सेना बलिदान देती है, वैसे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, वैसे मूल्यों की रक्षा करने के लिए भी सेना की ज़रूरत होती है। हर कोई सेना नहीं बनता है। तो मैं तो बेगूसराय में मेरे लिए कांवड़ झील का महत्व है, जिसको रामसर साइट में गया। मेरे लिए वो जर्जर होते हुए विद्यालय हैं। हम रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लेते हैं। उनके विद्यालय के लोग मुहताज थे कि कोई सांसद निधि से पैसा मिले। मैं जाकर अंतिम समय में जो पैसा था मैंने दिया कि उसमें कंप्यूटर आए। मैं दलित, मुझे सबसे खुशी हुई कि एक दलित गांव में मनसेरपुर के पास एक दलित टोला में गया, उसका नाम दलित टोला था। मैंने कहा यदि आप अपना नाम आप बदल लेंगे तो मैं एक पुस्तकालय दूंगा। उन्होंने अपना नाम हनुमान शिव टोला रख लिया। आज वहाँ 14 लाख दिया, एक पुस्तकालय बन रहा है। मैंने एक एमपी से भिक्षावृत्ति करके 40 लाख रुपया लिया, और उन्होंने एक पुस्तकालय बनाने के लिए दूसरे सांसद का पैसा लाकर मैं अपने गांव में एक पुस्तकालय बना रहा हूँ 51 लाख का। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि बेगूसराय दिनकर जी की धरती है। यहाँ लोग पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तकालय बने, और मुझे खुशी है कि दर्जनों पुस्तकालय का निर्माण हुआ। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति 50-60 के दशक में थी, जिस राजनीति की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी कि एक राजनीतिज्ञ, राम मनोहर लोहिया जी ने की थी कि राजनीतिज्ञ जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करे। बलिया में दंगा हुआ, वो दंगा रोकने का काम, एक बच्ची का, हिंदू बच्ची मुस्लिम लड़के चले गए थे। मैं रात को गया, उतावलापन था, और पहले उस समस्या का पुलिस के स्तर पर चीज़ों को ठीक करने के बाद मैं 8:30-9 बजे रात को उस मुस्लिम बस्ती में गया जहाँ 600 मुसलमान मेरा इंतज़ार कर रहे थे, 500-600। उनके बीच गया और एक अभिभावक के रूप में उनको डांटा भी, उनको समझाया भी। अब मुझे उस बात की संतुष्टि मिलती है। सूजा गांव, कस्बा जो कभी विकसित नहीं हुआ, कस्बा के लोग बटे हुए थे, उनका समाधान किया। तो मुझे लगता है कि, और आपने एक पॉल्यूशन की चर्चा की, मुझे दुख है कि जिसके पास बड़ी कंपनी हो और CSR का इतना बड़ा फंड हो, वो CSR कहाँ जाता है, किसके पॉकेट में जाता है, क्यों जाता है? आप तो पॉल्यूशन की बात कहें, बेगूसराय के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, चापाकल में पानी नहीं आएगा। पेप्सी प्लांट खुला, हमने स्वागत किया। चलिए यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला नहीं मिला वो एक द्वितीय बात है, एक उद्योग तो बना, मुफ्त हमने ज़मीन दी। जो आरोप है 1 लाख लीटर ग्राउंड वाटर निकालते हैं, वो पानी क्रिटिकल लेवल पर पहुंचने वाला है। तो हम क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प है, क्या उनके अनुकूल कर रहे हैं? मैं 6 वर्ष का मेरा अवधि था, 13 जुलाई 2024 तक मेरी अवधि है। तब तक मैं बेगूसराय के लोगों के लिए लगातार काम तो हमेशा करूंगा, लेकिन तब तक मेरे पास कुछ ताकत है, संसदीय ताकत, मैं काम करता रहूँगा। इतना ही मैं जानता हूँ। और राजनीति महत्वाकांक्षाओं से नहीं चलती है, और मैं जिस राजनीति में हूँ वो महत्वाकांक्षा की राजनीति में मैं आपाधापी करने वाला नहीं हूँ। लोगों में चुनाव का समय है, अलग अलग चर्चा होगी, विवाह के समय में विवाह की चर्चा होती है, और जब किसी का श्राद्ध होता है तो अनेक लोगों की मरने जीने की चर्चा होती है। तो ये स्वाभाविक है, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं मूल्य, लोकतंत्र और ईमानदारी को बचाने के लिए संघर्ष करूँगा। कमीशन खोरी से आज जिला परेशान है, अपराध बढ़ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। यह सब बेगूसराय को कहाँ ले जाएगा, ये बेगूसराय की जनता को भी अनुमान नहीं है। आज आप चुप हैं, कल वो अपराध आपके दरवाजे पर पहुंचेगा, तब आपकी चुप्पी पर अफसोस होगा। वो अफसोस हम ना जताएं। स्कूल के भवन, अधिकांश भवन जर्जर हो गए हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। GD कॉलेज में यदि सभी 30,000 छात्र पहुंच जाएं तो कैंपस में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।
2/3 छात्रों को बाहर रहना पड़ेगा। बेगूसराय में उच्च न्यायालय का एक केंद्र खुलना चाहिए, जैसे लखनऊ में और इलाहाबाद में है। उसकी मैंने एक चिट्ठी लॉ मिनिस्टर को दी थी। तो मेरा एक उद्देश्य था कि, लेकिन मैं थोड़ा अफसोस के साथ, मेरा टर्म ख़त्म हो रहा है यदि कोविड नहीं होता। सामहो पुल में राहु केतु के कारण जो सामहो पुल अटक गया, राहु केतु जो मैं कहता हूँ, तो मैं हिंदू हैं, हम जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो प्रकृति भी विघ्न पैदा करती है। तो मैं सामहो के लोगों को कहा था, वो प्रकृति विघ्न पैदा कर रही है। आज गजट में आया है, यदि ठीक ढंग से चलता तो आज सामहो पुल पे गाड़ियाँ चलती। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जनता के लिए उन्होंने एक बड़े पुल को स्वीकार किया। गजट में आ चुका है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, एनएस नंबर अभी तक नहीं मिला है। मैंने इसके लिए पीएमओ में, इसके लिए विभाग के सचिव को बार बार फ़ोन किया, लेकिन अब समय आने पर मिलेगा वह भी। दूसरा, मैं दियारा और चौर को समाप्त नहीं कर पाया, जिसकी कसम मैंने राज्यसभा माने, चूँकि अब मेरा अधिकार सीमित हो जाएगा। अब मैं सामाजिक स्तर पर काम कर पाऊँगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यदि मैं चाहता तो दियारा चौर महेंद्रपुर हो, भवानंदपुर हो या मटिहानी का दियारा हो, उसको समाप्त कर देता। चौर जहाँ किसानों के पास भूमि है और 6-7 महीने पानी जमा रहता है, उस बाद में हम 42 डिग्री टेम्परेचर में हम गए थे। हमारे साथ दर्जनों कार्यकर्ता था, मैं तो किसी को पानी भी नहीं पिला पाया। कार्यकर्ताओं की मेहरबानी रही कि हम जहाँ जाते थे भोजन कराते थे, अन्यथा मैं कार्यकर्ताओं को भोजन कराने की भी स्थिति में नहीं था। इसलिए एक प्रयोग, राजनीति एक प्रयोग था। किसी के लिए प्रयोग विफल है, बहुत से लोग इस पर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि मैं पराजित हो गया। मैं पराजित नहीं हुआ हूँ। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, जो दूसरों के लिए सफलता है वो मेरी सफलता है, जो दूसरों की सफलता है वो मेरी असफलता है। चलते चलते सर एक सवाल और, आम जनता बेगूसराय की टकटकी लगाए बैठे हैं, आसपास के लोकसभा के क्षेत्र की भी जनता बेगूसराय लोकसभा को देख रही है, क्या कुछ संदेशा होगा आपका उनके लिए जो आशान्वित है? देखिए, हमारी पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है, राष्ट्रवाद को मजबूत करने की है, देश को समृद्ध करने की है। ये राष्ट्रवाद को मजबूत करने की बात अगर है तो फिर अपनी जन्मभूमि को मजबूत करने से लोग क्यों भाग जाते हैं? विपक्ष आप पर सही आरोप लगाती है कि लोकतंत्र की आप रोजाना हत्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे सिपाही हैं, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिसमें भाजपा के कोई ना कोई कार्यकर्ता नहीं रहते हैं, लेकिन कोई अपनी मिट्टी के लिए एक चूं चपड़ तक नहीं कर पा रहे हैं। जिसने कहा कि हम पार्टी को डार्क में नहीं रख सकते, आज उसे भगा दिया गया। मैं इतना ही कहूँगा कि जो आपने संदेश पूछा, कि वास्तव में लोकतंत्र समृद्ध तब होता है जो चरित्रवान प्रतिनिधित्व होता है, जो अय्यासी प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो ऐशो आराम में विश्वास नहीं करता है, जो जाति संप्रदाय से ऊपर होता है। ये लोकतंत्र की सफलता की कुछ शर्तें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वे घोर चरित्रवान हैं, वे अय्यासी नहीं हैं, वो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 5 साल तक अथक काम किया है और वह अथक काम दिखाई पड़ रहा है। गली कुची में जाकर उन्होंने बहुत काम किया है, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। पार्टी ने इन्हीं मानकों को देख कर दिया है, लगातार लोकप्रियता के आधार पर काम किया है, और तो यही मानक रहे हैं। ये कहना कि काम नहीं हुआ है गलत होगा। लंबा इतिहास है हमारे उम्मीदवार गिरिराज जी का, और उन्होंने इतना काम किया बेगूसराय के लिए। मुझे लगता है जो काम किया है वही जारी रहेगा तो बेगूसराय निश्चित रूप से 5 साल में और भी स्वर्णिम काल में पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। निश्चित तौर पर बेगूसराय है, और बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है, और इनके चुनावी समर में आते के साथ ही बेगूसराय ज़िले में वोट बहिष्कार का बोर्ड भी लगा हुआ है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।